गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिलर फॉर्म ऐप पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिल्पी, पेपर टू एजुकेशन की फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जल्दी से सब ज्वाइन हो जाइए। हम लोग रिसर्च पढ़ रहे हैं यूनिट 6, उसमें आज हम लोग डी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और जो भी ज्वाइन हुए हैं प्लीज़ कंफर्म कीजिए क्या मेरी आवाज़ क्लियर है, आप लोगों को आ रही है। उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लियर है, आप लोगों को आ रही है। इसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट। ओके, वॉइस इज क्लियर। गुड मॉर्निंग मनीष, कैसे हैं? और कौन ज्वाइन हुए हैं? ये फिलर फॉर्म ऐप है। यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस होते हैं। और पेपर 1 की बार जो 10 यूनिट है, सॉरी 10 यूनिट है, उसके सारे यूनिट्स के अच्छे से यहाँ पे क्लासेस होती है, अच्छी क्लासेस होती है। पेपर 2 के 12 सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो जिनके जो भी कोर्सेस हैं, जो भी उनके हैं सब्जेक्ट। फाइन मैम, वेरी गुड। मैं भी ठीक हूँ मनीष। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं शिल्पी, ये आपका टाइमिंग है। और अभी 11 बजे की क्लास स्टार्ट है। आज बैक टू बैक 2 क्लासेस होंगी, 11 to 12 और 12 to 1 PM। ठीक है, तो बी रेडी। ये मेरा कूपन कोड है शिल्पी10, इसको लगाने से आपको 10% का ऑफ मिलेगा। और अभी दुर्गा पूजा नवरात्रि का ऑफर चल रहा है, आज लास्ट दिन है। आप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ ये कूपन कोड जो है 15 इसको यूज़ कीजिए, और आप 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑफर को ग्रैब कीजिए जल्दी से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। आज हम लोग डी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डी पार्ट में क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी क्या, डिज़ाइन क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिज़ाइन क्या है, स्टेप्स इन कंडक्टिंग ए ग्राउंड थ्योरी रिसर्च, उसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ग्राउंड थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन, मीनिंग एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स इन कंडक्टिंग नैरेटिव डिज़ाइन। फिर केस स्टडी है, तो इसमें देखेंगे मेनली क्या क्या है। फोर्थ में क्वालिटेटिव में ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन है, उसके बाद नैरेटिव रिसर्च डिज़ाइन है, उसके बाद केस स्टडी है, फिर इथनोग्राफी है। ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड मेथड डिज़ाइन है। मिक्स्ड मेथड्स में ट्रायंगुलेशन, एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को डी पार्ट में पढ़नी है। तो आई होप कि आप लोगों का, मैम आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं मनीष, बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है पार्ट डी में। उसके बाद कल मॉर्निंग में, आज 2 क्लास होगा, कल 1 क्लास होगा मॉर्निंग में, कल भी 2 क्लासेस होंगी। तो वहाँ क्या होगा, इसको हिंदी में देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, ग्राउंडेड थ्योरी डिज़ाइन है, उसके बाद केस स्टडी है, उसके बाद इथनोग्राफी है, नृवंश विज्ञान है। ठीक है, मिक्स्ड मेथड, मिश्रित व्याख्यात्मक डिजाइन, इसमें तो त्रिकोणीकरण, व्याख्यात्मक और खोजपूर्ण डिजाइन है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। आज 2 क्लासेस होंगी और कल 1 और क्लासेस होंगी। 3 क्लासेस में हमारा कल रिसर्च मॉर्निंग की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टीचर एजुकेशन यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए। ठीक है, तो बने रहिए और बस लगे रहिए पढ़ाई में। मेरी क्लासेस रेगुलर है मनीष। कल भी मैं 10 बजे रात में लेने वाली थी, और फिर क्लास किसी कारण से नहीं लेने के लिए कहा गया। ठीक है, तो इसीलिए आज 2 क्लासेस ले रही हूँ। परसों भी मैंने रात में लिया है क्लासेस, आपने शायद रिकॉर्डिंग देखा नहीं है ना। तो अभी जो क्लासेस है ज़्यादा होंगी, क्योंकि 15 मई तक कोर्सेज कंप्लीट कराना है। तो अब मोस्टली 2-2 क्लासेस होंगी, और लगातार ही क्लासेस होंगी। सर ने, आप लोग जैसे बताते थे कि 2 क्लास 2 टाइम में लीजिए, तो वैसा नहीं हो पाएगा।
मोस्टली, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि लगातार लेने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अपना मोबाइल चार्ज करके रखिए, इंटरनेट पैक बचा के रखिएगा ताकि क्लासेस हों और आगे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यस मैम। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है। क्वालिटेटिव में क्या है? केस स्टडी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, इथनोग्राफिक स्टडीज है, फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज है, एक्शन रिसर्च स्टडीज है, हिस्टोरिकल स्टडीज है। तो ये सारी चीजें क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में आती है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग और सब पढ़ चुके हैं, इथनोग्राफिक स्टडी और मिक्स्ड पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राउंडेड थ्योरी स्टडी, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट। अब ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में हम लोग जानेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथोडोलॉजी या मेथड है वहाँ का। ठीक है, एक और कौन यहाँ पे है जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं? कितनी बार मैं पूछ चुकी हूँ। संजू, संजू आप क्यों नहीं बताती है अपना नाम? आप प्रेजेंट हैं तो बताया कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी क्या होता है? ग्राउंडेड थ्योरी में ये क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसके लिए? डेटा कलेक्शन के लिए, कोडिंग के लिए, कैटेगराइजेशन के लिए और एनालिसिस के लिए। ये जो है काफी सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ग्राउंडेड थ्योरी को हम लोग देखेंगे। तो अब जानेंगे सबसे पहले कि ग्राउंडेड थ्योरी है क्या। ठीक है, ये सारे इसकी चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी हम लोग किसको कहते हैं। आप लोगों को कोई आइडिया है तो बताइए। कोई आइडिया है आप लोगों को? ये क्या है कि ये देखो, यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है। ये क्या है? ग्राउंडेड इन द इम्पेरिकल रियलिटी। इम्पेरिकल रियलिटी का क्या मतलब है? जो अनुसंधान, एक मिनट, ग्राउंडेड थ्योरी का एक गुणात्मक अनुसंधान पद्धति है जिसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा के आधार पर सिद्धांत उत्पन्न करना। जो डेटा है उसके आधार पर थ्योरी डेवलप करना है। जो अनुसंधान संदर्भ की अनुभवजन्य वास्तविकता पर आधारित है। अनुभव है ना, यहाँ पे अनुभव की बात की गई है, इम्पेरिकल रियलिटी है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ फिल अप द ब्लैंक्स दे देगा, ऑप्शन दे देगा कौन सा रियलिटी इसमें होता है ग्राउंडेड थ्योरी में। तो दैट इज एम्पेरिकल रियलिटी, अनुभवजन वास्तविकता पर आधारित होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं, कोडिंग करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कैसे करते हैं? डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर इसको कोडिंग करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और विश्लेषण करते हैं। और उसमें पैटर्न और संबंधों की पहचान करते हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या है उसका, क्या अल्टीमेट गोल है? डेवलप ए थ्योरी, थ्योरी डेवलप करना है जो किसी पर्टिकुलर फेनोमेनन को स्टडी करने के लिए अध्ययन की जा रही घटना की व्याख्या वो करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं ग्राउंडेड थ्योरी की। ग्राउंडेड थ्योरी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और सभी जगह, सोशल साइंस, सब जगह इसकी यूज होती है थ्योरी। और क्या इसमें पूर्व कल्पित धारणाओं या परिकल्पनाओं के विपरीत या सिद्धांत एकत्र और विश्लेषण किए गए डेटा पर आधारित होती है। पहले डेटा को हम लोग क्या करते हैं? एकत्र करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। और पहले वाले जो भी धारणाएं हैं, कंसेप्शंस, प्री कंसेप्ट हाइपोथेसिस क्या है उसके बारे में ना देखकर हम लोग पहले डेटा को जमा करते हैं, एकत्र करते हैं, उसके बाद उसको विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरी डेवलप करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? संजू मैम, मुझे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने नहीं आता है। अच्छा, कोई बात नहीं, क्लास वगैरह लाइव देख लीजिए और उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है संजू। नहीं मैम, डिस्क्राइब बेस्ड ऑन रियलिटी। क्या बोल रहे हैं मनीष? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद मैं एक बार ग्राउंडेड थ्योरी बताती हूँ। इसका क्या है? सोशियोलॉजिस्ट कौन है? बार्नी ग्लासर, बार्नी ग्लेसर जो है, और एंसलम स्ट्रॉस, दो जो है समाजशास्त्री यानी कि सोशियोलॉजिस्ट थे। कौन से? बार्नी ग्लासर और एंसलम स्ट्रॉस। ये 1960s में ग्राउंडेड थ्योरी को इंट्रोड्यूस्ड किए। ठीक है,
कौन कौन किए? 2 हैं सोशियोलॉजिस्ट, उनका नाम याद करेंगे 1960 ईस्वी में। उसके बाद क्या है, यह पारंपरिक प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की सीमाओं की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। कैसे उभरा है? प्रत्यक्षवादी, ट्रेडिशनल पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ये है लिमिटेशन जो है उसके रिस्पॉन्स में ये उभरा है। प्रारंभ में एक स्टडी जो इन्होंने किया, कहाँ पे किया था, मरते हुए रोगियों और उनके परिवारों के अध्ययन के लिए लागू किया गया और जल्द ही इसका विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया गया। पहले यहाँ स्टार्ट ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ हो गया, जो रोगी जो जिनकी तबीयत खराब थी, एडमिट थे, उनको उनके स्टडी के लिए किया गया और उनके परिवार के अध्ययन के लिए किया गया। उसके बाद इसको आगे और पसंद किया गया और ये डेवलप हो गया। अनुभवजन्य है, बार बार वही बात है। सिद्धांत का विकास किस लिए किया गया? अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होना चाहिए। और ये जो है उनकी मौलिक पुस्तक कौन सी है? ये किताब का नाम आ सकता है, द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ठीक है, ये फाउंडेशन दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो इन शॉर्ट हम लोग क्या समझेंगे ग्राउंडेड थ्योरी को? ग्राउंडेड थ्योरी इज ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज्ड टू डेवलप थ्योरीज अबाउट सोशल फेनोमेना। सोशल फेनोमेना के लिए जो थ्योरी डेवलप करती है, वहाँ ये ग्राउंडेड थ्योरी यूज होता है। और क्या, इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिकली गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू जनरेट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा रेदर देन स्टार्टिंग विद प्री कंसेप्ट हाइपोथेसिस। हम लोग डेटा क्या करते हैं, यहाँ पे गैदर करते हैं, उसके बाद एनालाइज करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज बिल्डअप करते हैं रेदर देन प्री कंसेप्ट हाइपोथेसिस जो है उसके लिए। पहले से जो हाइपोथेसिस है उसके बेस पे ना करके हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, एनालाइज करके थ्योरी डेवलप करते हैं। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, और थोड़ा समझेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो सामाजिक फेनोमेना के बारे में थ्योरीज डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें डेटा को सिस्टमैटिक तौर पर गैदर और एनालाइज किया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट और थ्योरीज सीधा डेटा से जनरेट किया जा सके। ठीक है, सीधा यहाँ पे क्या है, डेटा से कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो और थ्योरीज भी बिल्डअप हो। बार बार वही बात हो रही है, डेटा कलेक्ट करके हम लोग उसको थ्योरी बिल्डअप करेंगे। पहले से तय किए गए हाइपोथेसिस से इसमें जो है थ्योरी डेवलप नहीं की जाएगी। ये डेटा से थ्योरी निकालने का तरीका है जिसमें डेटा पर आधारित रहा जाता है। क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेंगे। एक रिसर्चर जो है एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग और व्यवहार के को समझने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। क्या होगा वहाँ पे, उनका अप्रोच ये हो सकता है कि वो लोगों से इंटरव्यूज लेते हैं, उनके ऑनलाइन इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि उनका अप्रोच ये हो सकता है कि वो लोगों से लेंगे, इंटरव्यूज लेते हैं, उनके ऑनलाइन इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं और उनके पोस्ट्स और कमेंट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर डेटा को एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चल सकता है कि किस किस तरह के इंटरेक्शंस और पैटर्न्स प्रेवलेंट है। ठीक है, और उनके एनालिसिस से एक नया थ्योरी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि वर्चुअल कम्युनिटी फॉर्मेशन थ्योरी है। वर्चुअल कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी वर्चुअल यहाँ पे है, या डिजिटल आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन थ्योरी, इस तरह की थ्योरी डेवलप हो जाएगी। तो ये थ्योरीज क्या है, सीधे डेटा से निकालते हैं और इस तरह से रिसर्च से हमारे अंडरस्टैंडिंग को डिपेंड करने में मदद करते हैं। क्लियर है? प्रेवलेंट का मतलब क्या होगा कि कुछ बहुत कॉमन या वाइड स्प्रेड है, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कॉमनली या वाइडली ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में, टाइप्स पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन, स्टेप्स, और आप लोगों को थोड़ा स्टेप स्पीड में चलना होगा। ठीक है,
तो ये ग्राउंडेड थ्योरी है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे एजुकेशनल सेटिंग्स में, ठीक है, एजुकेशनल सेटिंग्स में अगर इस ग्राउंडेड थ्योरी को यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? एक और एग्जांपल लेते हैं कि in an educational context, a researcher might utilize grounded theory to understand how students engage with online learning platforms. They could conduct surveys, interviews, and focus groups with students, analyze their online interactions and learning activities, and then develop theories about effective online teaching methods or factors influencing student motivation. ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। मतलब मैंने बताया क्या कि जैसे एक एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक रिसर्चर क्या होगा कि ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग करके समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ कैसे एंगेज करते हैं। उनका सर्वेज, इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स कंडक्ट करके स्टूडेंट से उनके ऑनलाइन इंटरेक्शंस और लर्निंग एक्टिविटीज को एनालाइज करके वो इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट मोटिवेशन के बारे में थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग जानेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी कैसे अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग अप्लाई किया जा सकता है। एजुकेशन में इसी तरह से क्या होगा कि हेल्थ केयर सेटिंग्स में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जाएगा, सभी तरह से इस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोगों ने हिस्ट्री भी जाना कि इन्होंने डेवलप किया है। मनीष क्लियर है? संजू? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स क्या क्या है ग्राउंडेड थ्योरी के, प्रकार कौन कौन से हैं। ग्राउंडेड थ्योरी के प्रकार क्या है? एक है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी, ये है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी। और दूसरा क्या है? दूसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी। क्लियर है यहां तक? तीसरा भी एक है, अप्रोच मान सकते हैं, सिस्टमैटिक ग्राउंडेड थ्योरी। तो ये सारे क्या है, इसके टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी का पहला हम लोग देखेंगे क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी। तो क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ मनीष, और इंग्लिश में भी करती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया तो हिंदी इंग्लिश में मैंने बताया, फिर हिंदी में भी बताया, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को हिंदी चाहिए, कुछ स्टूडेंट को इंग्लिश चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि हिंदी में मोस्टली बोलती हूँ। अभी भी मैंने एग्जाम्पल क्या किया कि उसको इंग्लिश में भी बताया है, सेम चीज को मैंने हिंदी में भी बताया है ना। तो सभी को लेके चलना होगा। अभी यहाँ देखो, आप पीपीटी भी देखोगे कि एक हिंदी है, एक इंग्लिश है, दोनों मिला के चलती हूँ, है ना। सारे स्टूडेंट्स को देखना होगा ना, इतने सारे स्टूडेंट्स है, 40+ है स्टूडेंट्स, तो सभी को देख के चलना होगा किनको क्या जरूरत है। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी है, पहला क्या है, क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी। यानी कि क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी जो पहला वाला जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है, बेस्ड ऑन ग्लासर एंड स्ट्रॉस वर्क। इसको, ये किसकी वर्क पर बेस्ड है क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी? देखेंगे क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी किसके वर्क पर बेस्ड है, ग्लेसर और स्ट्रॉस के काम पर। यहाँ पे ग्राउंडेड थ्योरी कौन थे, बार्नी ग्लेसर और एंसमल स्ट्रॉस। तो यही है, दोनों उनके काम पर बेस्ड है ये क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी। 2 बार टीच करना पड़ता है, हाँ बिल्कुल, हिंदी में भी समझाना पड़ता है, इंग्लिश में भी समझाना पड़ता है। एम्स टू डिस्कवर ए थ्योरी ग्राउंडेड सोलली इन डेटा। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरी तरह से डेटा पर आधारित एक सिद्धांत की खोज करना है। डेटा संग्रह, कोडिंग और विश्लेषण का निरंतर चक्र है ये। डेटा के आधार पर श्रेणियां और उप श्रेणियां विकसित करना। श्रेणियां मतलब कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, उसको क्या है, विकसित करना होता है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी में। और घटना को समझाने में इसका संश्लेषण करता है, मतलब सिंथेसाइज करता है। दिस टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन, किसी भी घटना को समझने में उपयोग होता है। तो ये क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। बार्नी ग्लेसर और एंसमल स्ट्रॉस द्वारा ये है दृष्टिकोण। और ये क्या है, डेटा पर आधारित है क्लासिकल वाला जो है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य पूर्व कल्पित धारणाओं या मौजूदा सिद्धांतों से प्रभावित हुए बिना अध्ययन की जा रही घटना की व्याख्या करना है। सेम चीज है,
सब जगह वही बात कर रही हूँ कि पहले जो उसके जो फेनोमेनन मतलब हाइपोथेसिस है उससे बात नहीं करना है, डेटा कलेक्ट किए। अभी मैंने जैसे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का एग्जाम्पल और भी 2-3 दिया है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि पहले से हम लोगों ने नहीं देखा है सोशल मीडिया का क्या प्लेटफॉर्म है, अलग जो उसका सोशल मीडिया से हम लोग क्या है एक इंटरेक्शन हो रहा है ना, अलग एक समाज वो बन रहा है, अलग प्लेटफॉर्म बन रहा है। तो हम लोग पहले उसको क्या करते, स्टडी करते, डेटा कलेक्ट करते, उसके बाद हम लोग अपना कॉन्सेप्ट व्याख्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि क्या है नहीं है उसके बारे में। ठीक है, प्रोसेस इसका क्या है, कंटिन्यूस साइकिल है, कैटेगरी डेवलपमेंट है, सिंथेसिस है। तो कंटिन्यूस साइकिल में क्या होगा, डेटा कलेक्शन होगा, फिर उसको कोडिंग करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ग्लासर एंड स्ट्रॉस। हाँ, फिर कैटेगरी डेवलपमेंट में क्या है, कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर डेवलप्ड फ्रॉम द डेटा। जैसा डेटा मिला इसको कैटेगरीज, फिर कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज में इसको डेवलप करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, मतलब संश्लेषण करेंगे, घटना की व्याख्या करने वाले सिद्धांत को उत्पन्न करने के लिए इन श्रेणियों की तुलना और संश्लेषण करेंगे। फिर हमारा एम क्या है, गोल क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद क्या एप्लीकेशन है इसके, क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी कहाँ का यूज होता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट और सभी सोशल साइंसेस में इसका यूज होता है। तो ये है क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी। दूसरा है कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी। ये किसके वर्क पर है बेस्ड, चारमाज, क्लासिकल चारमाज की बेस्ड वर्क पर बेस्ड है। इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेज द रोल ऑफ द रिसर्चर इन थ्योरी डेवलपमेंट। सिद्धांत विकास में शोधकर्ता की भूमिका को ये पहचानता है, जो रिसर्च कर रहा है उसकी क्या भूमिका है उसको ये पहचानता है। इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी में क्या क्या है, अच्छा चार्मर्स का पूरा नाम क्या है, कैथी चार्मर्स द्वारा यह विकसित किया गया ये दृष्टिकोण। इसमें क्या है, रिसर्चर्स का क्या रोल है कि वो डेटा को कलेक्ट करता है ना, सक्रिय रूप से डेटा की व्याख्या करता है, अर्थ बनाने में संलग्न है, संदर्भ और अनुभवों और बातचीतों से आकार लेता है ये। और क्या है इसमें एप्लीकेशन, इसका क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेसेस। सोशल प्रोसेस समाजशास्त्र जो भी समझने, सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में विशेष रूप से ये उपयोगी है। तो हमारा क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी किसने दिया, बार्नी ग्लेसर और एंसलम स्ट्रॉस, ठीक है, 1960 में। और क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी का बेस्ड भी उन्हीं के वर्क पे है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी यानी कि रचनावादी आधारभूत सिद्धांत जो है उन किसके, चारमार्च का पूरा नाम क्या है, कैथे चारमार्च के वर्क पर बेस्ड है। ये दो टाइप हो गया। इसमें क्या होता है, द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड वाला बता रही हूँ, हाउ इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड इंटरप्रेट देयर एक्सपीरियंसेस रेदर देन ऑन डिस्कवरिंग एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए रिफ्लेक्सिव एंड आइटरेटिव अप्रोच टू डेटा कलेक्शन। इसमें कौन सा अप्रोच होता है, रिफ्लेक्सिव और आइटरेटिव अप्रोच होता है, आइटरेटिव इटरेटिव जो उसको बोलेंगे। वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज के बजाय यह समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि व्यक्ति कैसे अर्थ का निर्माण करते हैं और अपने अनुभवों की व्याख्या कैसे करते हैं। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव और पुनरावृत्त दृष्टिकोण इसमें शामिल है फर्स्ट सेकेंड वाला में। तो ये दोनों जो है इसको याद रखना आप लोग के लिए जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है, डेटा और शोधकर्ता की डेटा की व्याख्याओं पर आधारित श्रेणियां विकसित करना है, फिर श्रेणियों की तुलना की जाती है और एक सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए उन्हें संश्लेषित किया जाता है जो अध्ययन की जा रही घटना के लिए कई दृष्टिकोणों और व्याख्याओं को ध्यान में रखता है। तो ये सारी चीजें हैं। ग्राउंडेड थ्योरी का प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्ट है, कोडिंग है, क्या है, इनिशियल एंड फोकस्ड है, मेमो राइटिंग है, थियोरेटिकल सैम्पलिंग, सैचुरेशन है, फिर कोर कैटेगरीज ऑफ थ्योरी बिल्डिंग है। तो ये सारी चीजें ग्राउंडेड थ्योरी के प्रोसेस में है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक ग्राउंडेड थ्योरी। सिस्टमैटिक ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, मतलब संरचित है, डिजाइन या अधिक संरचित है। इसमें क्या होता है, कंसिडरेशंस बिफोर डेटा कलेक्शन। इसमें क्या कंसिडर किया जाता है,
इसमें रिसर्च क्वेश्चंस का जो है कंसिडर क्वेश्चन रिसर्चर शोधकर्ता यानी कि डेटा एकत्र करने से पहले शोध प्रश्नों, साहित्य खोजों और अनुमानी रूपरेखाओं पर विचार करते हैं। मतलब क्या करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होगा, लिटरेचर रिसर्चेस क्या हो जाए, ह्यूरिस्टिक फ्रेमवर्क, पहले फ्रेमिंग करते हैं बिफोर कलेक्टिंग डेटा। ठीक है, तो ये सारे फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद डेटा का कलेक्शन होता है। Strauss and Corbin are often associated with this approach. स्ट्रॉस और कॉर्बिन जो है इस अप्रोच से जुड़े होते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है, जहां रिसर्चर को मोर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस चाहिए रिसर्च करने के लिए, वहां पे इसका एप्लीकेशन है। मतलब दिस इज मोर स्ट्रक्चर्ड है। तो तीनों में ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है ये ना, थर्ड वाला। तो इसके 3 टाइप हुए, क्लियर है। पहला कौन सा हुआ, ग्राउंडेड थ्योरी का क्लासिक ग्राउंडेड थ्योरी हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी, मतलब रचनावादी आधारभूत सिद्धांत। और तीसरा है सिस्टमैटिक यानी कि संरचित व्यवस्थित आधारभूत सिद्धांत। 3 तरह के ग्राउंडेड थ्योरी के प्रकार हो गए। तो ये सिस्टमैटिक तो समझ आ गया, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। अब इसका रचनावादी का एक और बताती हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, एक मतलब क्या होगा, रिसर्चर एक सामाजिक इशू जैसे कि जेंडर रोल्स को समझने के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका अप्रोच ये हो सकता है कि वो इंटरव्यूज लेते हैं डाइवर्स ग्रुप से, ठीक है, जैसे कि मेल्स, फीमेल्स और नॉन बाइनरी इंडिविजुअल से। फिर उन्हें उनके एक्सपीरियंसेस और व्यू पॉइंट्स को एनालाइज करने में रिसर्चर जो है अपने ओन पर्सपेक्टिव्स और बाइसेस को भी शामिल करते हैं। इस तरीके से उन्हें जेंडर रोल्स और उनके सोसाइटल जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझने में मदद मिलती है, जो उनके ओन पर्सपेक्टिव्स और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट से मुख्तलिफ हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने के लिए इसका यूज होता है। आई होप कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े हैं, टाइप्स पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन, ये सब है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये ग्राउंडेड थ्योरी जो हम लोग करेंगे उसके स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहले एक रिसर्च का क्वेश्चन ढूंढेंगे, फिर सेलेक्ट पार्टिसिपेंट्स एंड कलेक्ट डेटा, उस एक शोध का प्रश्न चुनेंगे, उसके बाद प्रतिभागियों का चयन करेंगे और डेटा को एकत्र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा एकत्र हो गया, उसके बाद डेटा का विश्लेषण करेंगे, एनालाइज द डेटा। ठीक है, उसके बाद जनरेट कैटेगरीज एंड कोड्स, मतलब श्रेणियां और कोड बनाएंगे। एनालाइज करने के बाद उसको डिवाइड करेंगे कौन किस में जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना एक एग्जांपल कि आप लोगों की शिफ्टिंग हुई है, सारा सामान एक जगह है, तो डेटा आपका एक जगह है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डेटा को जमा होने के बाद डेटा का विश्लेषण करेंगे। उसका बोलेंगे कि किचन में कौन सा कार्टन जाएगा, ये बेडरूम में कौन सा कार्टन जाएगा, तो उसमें कैटेगरीज एंड कोड्स बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिफाइन एंड डेवलप द थ्योरी। उसके बाद क्या करेंगे, सिद्धांत को परिष्कृत और विकसित करेंगे। उसके बाद हमारा थ्योरी जो है वो विकसित होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वैलिडेट द थ्योरी। उसका थ्योरी को हम लोग कैसे करेंगे, वैलिडेट करेंगे, मान्य करेंगे। और मान्य करने के बाद क्या करेंगे, अपना फाइंडिंग्स क्या है, निष्कर्षों को लिखेंगे और प्रसारित करेंगे। सिद्धांत पूरा मान्य हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग इसको वैलिड मान सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, अकादमिक प्रकाशनों और प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रसारित करेंगे। ठीक है, रिसर्च पेपर में इसको डाल सकते हैं, कैसा रिसर्च हुआ, ये है, वो वैलिड हो जाते हैं। क्लियर है, वही है, उसी का स्टेप से फिर से है। रिसर्च क्वेश्चन लेंगे, अपना टॉपिक चूज करेंगे, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे, रिसर्च डिजाइन कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, उसके बाद
हमारा जो है ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे ग्राउंडेड थ्योरी को जनरेट करने का। ठीक है, अब डेटा कलेक्शन जो है ग्राउंडेड थ्योरी में कहाँ से होगा? इंटरव्यू लेंगे, लोगों का इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्शन होगा। फिर ऑब्जर्वेशन से भी बहुत कुछ होता है ना, कि दिखता कुछ है होता कुछ है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्शन होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट एनालिसिस, उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो उसको निकाल के उसको पढ़ेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे क्या है नहीं है। एंड फोकस ग्रुप्स, फोकस ग्रुप क्या है? दस्तावेज विश्लेषण करेंगे। फोकस ग्रुप क्या है? फोकस समूह। Focus group involves bringing together a group of participants to discuss a specific topic or issue. This method can provide insights into group dynamics and social interactions. मतलब फोकस समूहों में किसी विशिष्ट विषय या मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों के एक समूह को एक साथ लाना शामिल है। यह विधि क्या होता है? समूह की गतिशीलता और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। जो फोकस ग्रुप है, जिसे क्वेश्चन पूछना है क्या है, तो एक समूह बनाएंगे। ठीक है, फोकस समूहों में किसी विशिष्ट विषय या मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों के एक समूह को एक साथ लाना इसमें शामिल होता है। ऑब्जर्वेशन, ये फोकस ग्रुप अलग है, ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्व करेंगे। फोकस ग्रुप से क्या होता है? ग्रुप डायनामिक्स एंड सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, समूह की गतिशीलता और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अंतर्दृष्टि ये प्रदान करते हैं। उसके बाद है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में हमारा क्या होगा? फील्ड वर्क से भी हम डेटा कलेक्शन करेंगे। फिर है मल्टीमीडिया डेटा, मल्टीमीडिया से भी हम डेटा कलेक्शन करेंगे। फोटोग्राफ्स हो गया, वीडियोस हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गया। तो इस सबसे क्या करेंगे? कैप्चर द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। उसमें अपना एक्सपीरियंस और अपना जो पर्सपेक्टिव्स है, अपना जो दृष्टिकोण है, उसको हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। डेटा कलेक्शन जो ग्राउंडेड थ्योरी में होता है वो कहाँ से होता है? इंटरव्यू से होता है, ऑब्जर्वेशन से होता है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस से होता है, नाम से ही सब समझ आ रहा है, क्लियर है। फोकस ग्रुप से होता है, उसके बाद फील्ड वर्क है और मल्टीमीडिया डेटा है। तो ये सब चीजें से डेटा का कलेक्शन होता है ग्राउंडेड थ्योरी में। अब डेटा को जो है कलेक्शन हो गया, एनालाइज कैसे करेंगे? एनालिसिस मेथड्स क्या क्या होगा? डेटा का विश्लेषण का क्या क्या तरीका होगा? ठीक है, तो ओपन कोडिंग है, एक्सियल कोडिंग है, कांस्टेंट कंपैरिजन है, मतलब ओपन कोडिंग, अक्षीय कोडिंग, लगातार तुलना, और क्या है? थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है, मेमोइंग है, पीयर डिब्रीफिंग है, सैद्धांतिक नमूनाकरण, मेमोइंग, सहकर्मी डिफ्रीबिंग, और मेंबर चेकिंग है, और ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन तो मैंने अभी पहले बताया है, बहुत अच्छे से बताया है, उसको आप लोग देख लो वीडियो अगर रह गया है तो। सदस्य की जांच और त्रिकोणासन। तो ये सारी चीजें हैं, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आप लोग मैसेज तो कम से कम क्या कीजिए, क्लियर है नहीं है ना? डीवी सिंह, डीवी सिंह, आप कहाँ से हैं? क्या आपका ये फर्स्ट क्लास है? आपका फिलर फॉर्म ऐप पर स्वागत है। ना जिनका भी फर्स्ट क्लास होता है उनको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, तो प्लीज आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब इसमें देखेंगे जो इसके एनालिसिस के जो मेथड्स हैं, जैसे ओपन कोडिंग है, तो ओपन कोडिंग क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है? ओपन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज इन द डेटा। रिसर्चर्स यूज ओपन कोडिंग to assign codes to different pieces of data and to identify similarities and differences between them. इसमें क्या होता है कि ओपन कोडिंग डेटा में अवधारणाओं और श्रेणियों की पहचान करने की प्रक्रिया है। क्या है ओपन कोडिंग? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज। ओपन है तो उसमें क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट को हम लोग देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कैटेगरीज में क्या क्या है उसको, डेटा का, उसको हम लोग देख रहे हैं।
शोधकर्ता क्या करता है, रिसर्चर इसमें क्या करता है, डेटा के विभिन्न टुकड़ों को कोड निर्दिष्ट करने और उनके बीच समानता और अंतर को पहचान करने के लिए ओपन कोडिंग का उपयोग करता है। डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा जो है, open coding to assign codes to different pieces of data and to identify similarities and differences between them. ओपन कोडिंग क्या है, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट करते हैं और कैटेगरीज जो डेटा का है उसके बारे में जानते हैं। रिसर्चर ओपन कोडिंग को असाइन कब करते हैं, जो डिफरेंट पीसेस ऑफ डेटा है उनको, उनमें क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस है उसको जानने के लिए ओपन कोडिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? डीवी सिंह, प्लीज आप भी बताइए अपने बारे में, अपना नाम बताइएगा सबसे पहले और कहाँ से हैं। ठीक है, फिर है एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग क्या होता है? अक्षीय कोडिंग। ठीक है, अक्षीय कोडिंग क्या है? एक्सियल कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द कोड्स इनटू ब्रॉडर कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। रिसर्चर यूज एक्सियल कोडिंग टू डेवलप ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स द फिनोमेनन बीइंग स्टडीड। एक्सियल अक्ष क्या है? अक्ष हम लोग जान रहे हैं ज्योग्राफी का, तो उसमें क्या होता है, इसमें व्यापक श्रेणियों और उप श्रेणियों में हम लोग व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है ये। और क्या है? रिसर्चर यूज एक्सेल कोडिंग टू डेवलप ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्स द फिनोमेनन बीइंग स्टडीड। सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करने के लिए क्या होता है? अक्षीय कोडिंग का उपयोग होता है। सैद्धांतिक रूपरेखा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसको बिल्ड करने के लिए अक्षीय कोडिंग का यूज होता है। ये सब कीवर्ड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। जो क्या हो रहा है, जो घटना के बारे में हम लोग देख रहे हैं उसको ये एक्सेल कोडिंग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थर्ड है कांस्टेंट कंपैरिजन। कांस्टेंट कंपैरिजन है लगातार तुलना। क्या आपका ये फर्स्ट क्लास है डीवी सिंह? और आप कहाँ से हैं? प्लीज अपना पूरा नाम और कहाँ से हैं वो बताइए प्लीज, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो। ठीक है, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होता है, कोई भी नए स्टूडेंट आते हैं तो उनका वो जो है अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्लास में। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लास समझ आ रहा है आपको? क्लियर है? क्लियर है, ओके। ठीक है, तो कांस्टेंट कंपैरिजन में क्या होता है, इसमें लगातार कंपैरिजन होता है। कैसे होता है? ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व्स ए प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन इन व्हिच डेटा इज कंपेयर्ड टू ईच अदर एंड टू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज एंड कोड्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। यहाँ क्या करते हैं, लगातार होता है, निरंतर तुलना होता है। लगातार तुलना नाम ही है तो उसमें कंपैरिजन चलते रहेगा। इसमें पैटर्न और रिश्तों की पहचान के लिए डेटा की तुलना एक दूसरे से और मौजूदा श्रेणी और कोड से की जाती है। इसमें कंपैरिजन ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब उसके क्या है, एनालिसिस मेथड है। और क्या इसमें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग कैसा होता है? न्यू डेटा सोर्स बेस्ड ऑन द इमर्जिंग थ्योरी। रिसर्चर यूज थियोरेटिकल सैम्पलिंग टू कलेक्ट डेटा दैट विल हेल्प रिफाइन एंड वैलिडेट द थ्योरी। मतलब नए डेटा स्रोतों का चयन करना इसमें शामिल है। इसमें थियोरेटिकल सैम्पलिंग में क्या होगी कि उसमें एक नया सोर्स डाले ना, नया डेटा डाल दिए, जो थ्योरी है उसको भी डाल देते हैं, नमूनाकरण, थ्योरी में ऐसा मिला था, थियोरेटिकल सैम्पलिंग। और इसमें रिसर्चर क्या करते हैं, डेटा एकत्र करने के लिए सैद्धांतिक नमूने का उपयोग करते हैं जो सिद्धांत को परिष्कृत और मान्य करने में मदद करते हैं। उसके बाद है मेमोइंग। मेमोइंग क्या है? मेमोइंग इन्वॉल्व्स राइटिंग डाउन रिफ्लेक्शंस, इनसाइट्स एंड आइडियाज एज द एनालिसिस प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन मेमोइंग का आता है। ठीक है, ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या बता रही है। ठीक है, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग या कुछ फिल अप द ब्लैंक्स, ये सब, ये सारे वर्ड्स आते हैं, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए मुझे भी मेहनत करके ये सब बनाना पड़ता है ना। अपलोडेड है लेकिन वो थोड़ा हाइड हो गया है, तो आज मैं बात करती हूँ। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं विजिबल हो रहा है, तो आज मैं बात करती हूँ ऑफिस में, उसके बाद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सबनम? फिर मेमोइंग में क्या है, इसमें हम लोग, मेमोइंग का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आता है, सारे क्या आते हैं, तो आप लोग ये सब जो है वर्ड, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रतिबिंब, अंतर्दृष्टि और विचारों को लिखना इसमें शामिल है। इसमें क्या होता है, इसमें शोधकर्ताओं को अपने विचारों को व्यवस्थित करने और डेटा की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिलती है। मेमोइंग में क्या क्या है, रिफ्लेक्शंस, इनसाइट्स एंड आइडियाज एज द एनालिसिस प्रोसेस, ये सारी चीज इसमें आती हैं। फिर पीयर डीब्रीफिंग।
इसमें क्या है, सहकर्मी डीब्रीफिंग में विकासशील सिद्धांत पर साथियों और अन्य शोधकर्ताओं से प्रतिक्रिया मांगना शामिल है। इसमें रिस्पॉन्स मांगते हैं, फीडबैक, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देगा कि इसमें क्या मांग सकते हैं, अगर ऐसा कुछ भी घुमाने का रहा तो पीयर डीब्रीफिंग में उसमें फीडबैक मांगा जाता है पीयर्स से, ठीक है, and other researchers on the developing theory. This process helps to validate the theory and ensure that it is grounded in the data. तो ये सारी चीजें हैं। फिर और क्या है, मेंबर चेकिंग। मेंबर चेकिंग में क्या होता है, इसमें member checking involves sharing the emerging theory with the participants in the study and seeking their feedback. This process helps to ensure that the theory accurately reflects the experiences and perspectives of the participants. इसमें सदस्य जांच जो है उसमें क्या हो गया, प्रतिभागियों के साथ उभरते सिद्धांत को साझा करना और उनकी प्रतिक्रिया मांगना शामिल है। मान लो कि उस कमेटी है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग जांच कर रहे हैं, तो उसमें सबका अलग अलग आएगा। अगर मैं कुछ कर रही हूँ, मुझे कुछ अलग आइडिया आया या कुछ अलग मतलब थ्योरी मैंने बोला कि मेरी कुछ अलग थ्योरी आ रही है, मनीष जो उसकी कुछ अलग थ्योरी उनकी आ रही है, इधर संजू है और भी सब है, हम लोग जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, मान लो सबकी अलग अलग थ्योरी आ रही है, तो एक दूसरे जो साझा करेंगे, आप बताओगे एक जगह बैठेंगे, आप मैं बताऊंगी कि मेरा तो ये आ रहा है कॉन्सेप्ट, ये ऐसे से है, तो ये पैटर्न दिख रहा है, तो शायद इसकी ये थ्योरी होनी चाहिए। फिर आप बताओगे कि ऐसा ऐसा करके एक दूसरे से सब कोई शेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? ये क्या करता है, एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द एक्सपीरियंसेस एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। फिर ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरा क्लास ट्रायंगुलेशन ही बताया है, तो आप लोग प्लीज वहां से देख लो रिकॉर्डिंग क्लास, अगर आप लोगों ने लाइव क्लास नहीं अटेंड किया है तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, त्रिकोणासन में उभरते सिद्धांत को मान्य करने के लिए डेटा के कई स्रोतों का उपयोग करना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिद्धांत डेटा पर आधारित है, शोधकर्ता विभिन्न डेटा संग्रह विधियों, विभिन्न डेटा स्रोतों और विभिन्न विश्लेषकों का उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या डेटा सोर्स है, डेटा एनालिस्ट है और डेटा कलेक्शन मेथड्स है, सारी चीजों पे ये ग्राउंडेड थ्योरी वर्क करता है। तो एनालिसिस का क्या क्या मेथड है, ओपन कोडिंग है, एक्सेल कोडिंग है, कांस्टेंट कंपैरिजन है, थियोरेटिकल सैम्पलिंग है, मेमोइंग है, पीयर डिब्रीफिंग है, मेंबर चेकिंग है, ट्रायंगुलेशन है, ठीक है। इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है ग्राउंडेड थ्योरी? आप लोग पेन कॉपी लेके बैठते हैं कि नहीं, या ऐसे ही सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने आए हैं? बताइए, कॉपी पेन लेके बैठते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको नोट डाउन करते हैं? कौन कौन कर रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइए। अब एप्लीकेशन तो बहुत सारे, इसमें दो एप्लीकेशन लोग एजुकेशन से हैं, तो एजुकेशन का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी का क्या एप्लीकेशन है। यस मैम, मनीष करते हैं, और बाकी सब सबनम, डीवी सिंह, संजू, ये सब क्या करते हैं? आप लोग प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, वो आपको क्लास में डिस्कस होती रहती है, आप कहीं कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लोगे तो आपको याद रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। अपना नोट्स ही समझ आता है, दूसरे के नोट्स नहीं समझ आते हैं। फिर एजुकेशन में क्या है, शिक्षा में क्या है, इसमें ग्राउंडेड थ्योरी कैन बी यूज्ड इन एजुकेशन रिसर्च टू एक्सप्लोर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, उसको हम लोग देखने के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल पॉलिसीज क्या है, ये सब ग्राउंडेड थ्योरी जो है इसमें एजुकेशन रिसर्च में ये सब चीजें शामिल हो सकती है। एक्सप्लोर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या है उसको जानने के लिए, क्या क्या पॉलिसीज है एजुकेशनल पॉलिसीज उसको जानने के लिए, और क्या इंसाइट ये प्रोवाइड करता है ना into the factors that influence in educational outcomes and can inform the development और educational interventions and policies। मतलब यह शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ना। क्या क्या है सब में, इंसाइट, अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, और शैक्षिक हस्तक्षेपों और नीतियों के विकास को यह सूचित कर सकता है। छात्र क्या क्या है इसमें, छात्र अनुभव, शैक्षिक नीतियां, शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया, ये सब चीजें यहाँ पे पता लगाई जाती है। फिर टेक्नोलॉजी, यस मैम, राइट डाउन करते हैं, वेरी गुड।
टेक्नोलॉजी में क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी कैन बी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी रिसर्च टू एक्सप्लोर यूजर एक्सपीरियंसेस, यूजर का क्या एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन क्या है, टेक्नोलॉजी का डिजाइन क्या है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं. इट कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी आउटकम्स एंड कैन इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस एंड पॉलिसीज. ये जो है उन कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है जो प्रौद्योगिकी परिणामों को प्रभावित करते हैं और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और नीतियों के विकास को सूचित कर सकते हैं. प्रियंका, गुड आफ्टरनून प्रियंका. आज तो आप बहुत लेट हो गई हैं. कोई बात नहीं, एक और क्लासेस हैं अभी. चलिए, अभी तो बहुत बाकी है ये क्लास में. तो एग्जाम्पल्स देखेंगे ग्राउंडेड थ्योरी का. केस स्टडी जैसे ग्राउंडेड थ्योरी क्यों आया, कैसे आया, तो ये सभी थोड़ा मैं आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगे इसलिए निकाली हूँ. जैसे एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट क्या हुआ था, ग्लासर एंड स्ट्रॉस का था. वो क्या किए थे, ग्लेसर और स्ट्रॉस 1965 में. यह अध्ययन, जिसे ग्राउंडेड थ्योरी के मूलभूत कार्यों में एक माना जाता है, ने अस्पताल में मरने और मरीजों के अनुभवों का पता लगाया. मरीज सब थे अस्पताल में, तो उस क्या मतलब उनके जो पेशेंट्स हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनके क्या अनुभव है, मरीजों का क्या अनुभव है, उससे उन्होंने स्टडी की, उसका पता लगाया. शोधकर्ताओं ने एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग किया और जो मरने की सामाजिक प्रक्रियाओं को समझता था और वह डेटा पर आधारित था. तो यहाँ पे क्या हुआ, 1965 में अस्पताल में यहाँ इसका ग्राउंडेड थ्योरी का फर्स्ट यूज हुआ था. उसके बाद ग्लेसर और स्ट्रॉस क्या किए, 1967 में इन्होंने क्या किया कि उन व्यक्तियों के अनुभव जो है उसका पता लगा, एक्सपीरियंस का, जो विकलांग होने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, है ना, डिसेबल्ड हो रहे थे, किसी भी कारण से वो डिसेबल्ड हो रहे थे या हो गए थे जो भी, तो उस प्रक्रिया से वो गुजर रहे थे. तो शोधकर्ताओं ने एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करने के लिए ग्राउंडेड थ्योरी का उपयोग किया, जो विकलांग होने की सामाजिक प्रक्रिया को समझता था और यह डेटा पर आधारित था. तो ये दो हो गया. उसके बाद क्या है, चार्माज. 1983 में क्या किया उन्होंने, चार्माज ने क्या किया, इस अध्ययन में युवा वयस्कों में पुरानी बीमारी के अनुभवों का पता लगाया. जो पुरानी बीमारी है युवा वयस्क, एडल्ट, यंग एडल्ट्स, क्रॉनिक इलनेस, जो पुरानी बीमारी है यंग एडल्ट्स में, उसका पता लगाया. और क्या हुआ, इसमें क्या पता लगाया गया कि पुरानी बीमारी वाले व्यक्तियों ने अपनी बीमारी को कैसे प्रतिबंधित किया और उनकी बीमारी ने उनकी आत्म भावना को कैसे प्रभावित किया. मतलब बीमारी जो हुई, कैसे उन्होंने अपने इलनेस को मैनेज किया यंग एडल्ट्स ने, और इलनेस जो है कैसे इम्पैक्ट किया देयर सेंस ऑफ सेल्फ, कैसे इम्पैक्ट किया उनके लाइफ पे, उनके आत्म भावना को कैसे प्रभावित किया, वो सारी चीजों का अध्ययन किया गया, एडल्ट पे था. तो ये डिफरेंट चीजें हैं. फिर 1990 में स्ट्रॉस और कॉर्बिन क्या अध्ययन किए, पुराने दर्द से पीड़ित व्यक्तियों के अनुभवों का पता लगाया. पुराने दर्द, क्रॉनिक पेन, किसी भी तरह का क्रॉनिक जो पेन था, पुराने दर्द थे, उसका क्या अनुभव है, उसका पता लगाया. तो उसमें क्या पता लगा, different strategies that individuals use to manage their pain and that was grounded in the data. तो लोगों ने जो पुराने मतलब जिनको भी क्रोनिक पेन आ रहा है, तो उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी, मतलब दर्द को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न रणनीतियों को समझाता है. क्या रणनीति उन्होंने बनाई, कैसे उन्होंने दर्द को कम करने के लिए क्या क्या चीजें की. तो ये डेटा पर ये भी आधारित था. सोसाइटल नीड्स को ये समझ रहा है ना, डिफरेंट पर्टिकुलर चीजों को जा रहा है, किसी एक चीज का अध्ययन कर रहा है. तो ये सारी चीजें इसके उदाहरण हैं. क्लार्क ने क्या किया 2005 में, इस अध्ययन में उन कैंसर रोगियों के अनुभवों का पता लगाया जो कीमियोथेरेपी प्राप्त कर रहे थे. कैंसर जो था वो जिनको कीमियोथेरेपी चल रहा था, उसका अध्ययन किया उन लोगों के बीच. और क्या हुआ, इसमें क्या फ्रेमवर्क मिला, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट एक्सप्लेन्ड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड पेशेंट एडहेरेंस टू कीमियोथेरेपी एंड दैट वाज ग्राउंडेड इन द डेटा.
तो कीमियोथेरेपी के लिए रोगी के पालन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाता था, और ये डेटा पर आधारित था, ग्राउंडेड थ्योरी था। तो ये सारी चीजें थी, एग्जाम्पल थे। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर कोड सिमिलर कॉन्सेप्ट्स, फॉर्म कॉन्सेप्ट्स इनटू कैटेगरीज, जनरेट थ्योरी, वेरीफाई डेटा इन द फील्ड। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, क्या क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो ये ग्राउंडेड थ्योरी का ये अप्रोच रहा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण क्या है, उसको देखेंगे हम लोग। उद्भव, विशेषताएं क्या है ग्राउंडेड थ्योरी की? पहला, इमरजेंस। ग्राउंडेड थ्योरी emphasizes the emergence of theoretical categories and concepts from the data rather than preconceived theoretical ideas. Preconceived ideas को ना मानते हुए हमारा जो डेटा से जो कॉन्सेप्ट बन रहा है उसको हम लोग मतलब करते हैं, उस पर बल देते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा है अभी। ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब ही यही है कि हम लोग पहले वाले जो हाइपोथेसिस है उसको नहीं मानेंगे, पूर्व कल्पित सिद्धांत या परिकल्पना से शुरुआत नहीं करते, हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद अपनी अवधारणाओं से उसको मतलब डेटा से सिद्धांत बना के फिर हम लोग उसको थ्योरी डेवलप करते हैं। दूसरा क्या है? आइटरेशन, यानी कि पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है? ग्राउंडेड थ्योरी एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया है जिसमें डेटा और विश्लेषण की निरंतर तुलना शामिल है, कंपैरिजन होता है, जिसमें डेटा संग्रहण विश्लेषण का प्रत्येक दौर सैद्धांतिक ढांचे को परिष्कृत करता है। इसमें क्या होता है? तुलना कैसे होता है? कांस्टेंट कंपैरिजन ऑफ डेटा एंड एनालिसिस विथ ईच राउंड ऑफ डेटा कलेक्शन। हर राउंड में जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हर बार कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, इस राउंड में क्या हुआ, फिर सेकेंड राउंड में क्या हुआ, थर्ड राउंड में क्या हुआ, एंड एनालिसिस रिफाइनिंग द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। तो वहां से फ्रेमवर्क थियोरेटिकल बनता है। उसके बाद है इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या है? रॉ डेटा से स्टार्ट होता है और सिस्टमेटिकली कोड करते हैं हम लोग डेटा को, कैटेगराइज करते हैं, उसका पैटर्न देखते हैं, थीम्स देखते हैं, उसके बाद एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं जो ये पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज इंडक्टिव, मतलब आगमनात्मक। फिर है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में शोधकर्ता को पूरी शोध प्रक्रिया के दौरान रिफ्लेक्सिव और आत्म जागरूक होने की आवश्यकता होती है। विश्लेषण प्रक्रिया में शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों और धारणाओं को स्वीकार किया जाना चाहिए, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या है? सेल्फ अवेयर रहता है पूरे जो रिसर्च प्रोसेस है उसमें वो। तो रिसर्चर्स जो है उसका पर्सनल क्या क्या अवधारणाएं हैं, एजम्पशंस क्या है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। अब मान लो किसी को एक्सपीरियंस है कि जैसे भूकंप आता है, ठीक है, भूकंप आने से पहले या कुछ ऐसा प्रलय आने से पहले क्या होता है? जितने भी चिड़िया उड़िया हैं उड़ने लगते हैं, जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तो एक आदमी का मान लो कि अजम्पशंस है कि ऐसा अगर सिम्टम्स हमें दिख रहा है, इसका मतलब कि या तो अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ ऐसा प्रलय आने वाला है, ठीक है, अर्थक्वेक आने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर उसका एजम्पशंस ऐसा है उसका एक्सपीरियंस के बेस्ड पे, तो उसको भी हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट, समग्र। इसमें क्या आएगा? हॉलिस्टिक अप्रोच में डेटा एनालिसिस, लुकिंग एट द एंटायर डेटा सेट रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स। सारे डेटा सेट को देखते हुए कोई भी हम लोग थ्योरी बनाएंगे। ठीक है, मतलब सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट करके हमें क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या थीम्स बन रहा है, उसको देखेंगे इंटायरली। हॉलिस्टिक मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तो हॉलिस्टिक मतलब समग्र, सभी चीजों को देखते हुए बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या है? कॉन्टेक्सचुअल मतलब प्रासंगिक। क्या है प्रसंग में? क्या है? सोशल कल्चर देखना होगा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स देखना होगा, दैट में इन्फ्लुएंस द फिनोमिनन ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, प्रासंगिक क्या सब चीजें हैं उसके बारे में है। ग्राउंडेड थ्योरी उस संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देती है जिसमें सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं। इसका मतलब यह है कि शोधकर्ताओं को उन सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारणों पर विचार करना चाहिए, कारक पर, और रुचि की घटनाओं को जो प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एडवांटेजेस क्या है ग्राउंडेड थ्योरी का? फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल है, वैलिडिटी है, ओरिजिनलिटी है, मतलब लचीलापन है इसमें, वैधता है, मौलिकता है, रियल वर्ल्ड रिलेवेंस है, एथिकल है, रेप्लिकेशंस है, मतलब वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता है, नैतिक है, प्रतिकृति है। तो ये सारे उसके एडवांटेजेस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा? इसमें फ्लेक्सिबल है, एक्सप्लोर कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सोशल फेनोमेना दैट हैव नॉट बीन वेल स्टडीड। जो भी सोशल फेनोमेना है, कोई सामाजिक घटना है जिसको अच्छी तरह से अभी तक अध्ययन नहीं किया गया, उसको हम लोग यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो दिस इज लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। वैधता क्या है, मतलब वैलिडिटी क्या है? समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? इसमें क्या है, ये एम करता है कैसा? डेवलप ए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दैट इज ग्राउंडेड इन द डेटा विच एनहांसेस द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, मतलब वैलिडिटी कैसे होगा? रिलायबल हो, रोबस्ट हो। अब यहां से देखेंगे, जो निष्कर्ष विश्वसनीय हो। वैध कैसे होगा? कोई भी थ्योरी वैध कैसे होगी? जब वो विश्वसनीय होगी और मजबूत होगी, है ना। फिर मौलिकता क्या है? क्लियर है यहां तक? यह क्या करता है? मौलिक मतलब ये पहला जो हाइपोथेसिस है हमारा किसी भी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, उस सोच को नहीं करता है। मौलिक मतलब ओरिजिनलिटी पर बातें करते हैं। प्री कंसेप्ट थ्योरीज, बार बार वही चीजें हो रही है रिपीट ग्राउंडेड थ्योरी में, कि प्री कंसेप्ट थ्योरेटिकल आइडियाज या हाइपोथेसिस को ये कंसिडर नहीं करता है। जो डेटा कलेक्शन के बाद, जो रिसर्च करने के बाद जो उसको जो चीजें समझ आती है, पैटर्न समझ आती है, जो कॉन्सेप्ट बनता है, जो थ्योरी बात होता है, उस पर ये बातें होती हैं। ठीक है, यस मैम। चलिए, उसके बाद क्या है? रियल वर्ल्ड रिलेवेंस है, मतलब वास्तविक दुनिया की प्रासंगिकता है इसमें। इसमें क्यों है वास्तविक दुनिया? क्योंकि ये सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उसका नैतिक कैसे है? क्योंकि प्रतिभागियों को शोध प्रक्रिया में अपनी बात रखने की अनुमति देता है, इसलिए नैतिक है, यानी कि एथिकल है। उसके बाद क्या है? प्रतिकृति, यानी कि रेप्लिकेशंस क्या है इसमें? Grounded theory is a replicable method of research, as the theoretical frameworks developed through grounded theory can be tested and validated in future research. Replication यहाँ पे क्या हो सकता है? प्रतिकृति कि भविष्य में क्या होगा कि ये जो शोध किया गया है उसका फिर से परीक्षण किया जाए और सत्यापन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका प्रतिकृति हो गया। अब लिमिटेशंस देखेंगे ग्राउंडेड थ्योरी का। ये टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग है, हम रिसर्च कर रहे हैं, पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर अपना जो उसको थ्योरी को एनालाइज करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, ये सब चीजें हैं। तो ये सब करने में क्या होगा? समय लेने वाला है, इसको लगने में काफी टाइम लगेगा, लागत भी इसका बढ़ेगा। इसके बाद है सब्जेक्टिविटी, मतलब विषय परकता। अब क्या है सब्जेक्टिविटी में? क्या आएगा? ग्राउंडेड थ्योरी जो है, अब जैसे पीछे कहा गया कि जो किसी का पर्टिकुलर आदमी का जो सोच है, पर्सनल जो रिसर्च बाइसेस है, एजम्पशंस है, उसको भी शामिल करना चाहिए, उसको भी इसमें ऐड करना चाहिए। लेकिन है क्या सब्जेक्टिविटी में? अगर उसका सोच क्या है, पर्सनल बाइसेस एंड एजम्पशंस इसमें लेंगे तो इन्फ्लुएंस करेगा डेटा एनालिसिस के प्रोसेस को। डेटा एनालाइज जो किया जाएगा तो उसके प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यहाँ से तो नेटवर्क क्लियर है मनीष? आप लोग सभी की क्लियर आ रही है ना नेटवर्क? यहाँ मैं देख रही हूँ ना दूसरे साइड में क्लियर है। ठीक है, तो ये रहा सब्जेक्टिविटी। अब क्या है? जनरलाइबिलिटी है और लैक ऑफ स्ट्रक्चर है। जनरलाइबिलिटी क्या है? सामान्यकरण क्या है?
context specific method है, which means that the theoretical frameworks developed through grounded theory may not be generalized to other context or populations. ये पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये डेटा कलेक्शन होता है ना, तो उसको हम सामान्यकरण नहीं कर सकते ना, सभी जगह इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ डेटा कलेक्शन किया गया कि जो कैंसर के जो मरीज हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, उस सब के बारे में लिया जा रहा है। तो उस डेटा का कलेक्शन आप सभी लोगों के लिए नहीं ले सकते हैं ना, सामान्यकरण इसका नहीं कर सकते हैं, ये इसका लिमिटेशन है। फिर है लैक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना का अभाव। इसमें क्या है, grounded theory is an exploratory method, which means that it lacks the structure of other research methods such as surveys or experiments. This can make it difficult to compare findings across different studies. मतलब खोजपूर्ण पद्धति है, जिसका अर्थ है कि इसमें सर्वेक्षण या प्रयोग जैसे अन्य शोध विधियों की संरचना का अभाव है। तो संरचना का इसमें अभाव है। इसमें क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते फिर फाइंडिंग करते हैं, तो इसमें बोल रहे हैं स्ट्रक्चर का अभाव है। फिर डेटा ओवरलोड है, डेटा अधिभार है, क्योंकि हम जो किसी भी स्ट्रक्चर में सोशल जहां से भी डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, तो डेटा उत्पन्न कर सकती है, क्या है, बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न हो जाएगा, जो शोधकर्ताओं के लिए भारी हो सकती है। ज्यादा डेटा रहेगा तो उसमें एरर आने का चांसेस भी ज्यादा रहेगा, है ना। और इसमें क्या होगा, डेटा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और विश्लेषण करना मुश्किल हो सकता है, ये है। फिर डिफिकल्टी इन पब्लिकेशन, इसमें क्या है, इसको ग्राउंडेड थ्योरी को पब्लिश करने में समय या कहीं भी एकेडमिक जर्नल्स या कहीं भी पब्लिश करने में इसको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्या होगा कि सम रिव्यूअर्स एंड एडिटर्स में व्यू इट एज लेस रिग्रियस देन अदर रिसर्च मेथड्स, क्योंकि कुछ समीक्षक और संपादक इसे अन्य शोध विधियों की तुलना में कम कठोर मान सकते हैं। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं। आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ा है, उसके बारे में सब कुछ जाना है। ग्राउंडेड थ्योरी, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन, स्टेप्स इन कंडक्टिंग ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये यहाँ तक हम लोगों ने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे नैरेटिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो उसमें भी स्पीड अपना बनाए रखिए। क्या टाइम हो रहा है, 12:17 हो गया ना, 12:30 से हम लोग लेंगे, ठीक है। 12:30 से फिर से क्लास होगी। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो, नहीं तो 12:30 में हम लोग फिर से मिलते हैं। बताइए, तंजू, मनीष, डीवी सिंह, सबनम, प्रियंका। डीवी सिंह, आपने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया हम लोगों को, प्लीज आप बताएंगे आप कहाँ से हैं। तो आप लोग सब फिर से 12:30 में आ जाइए क्लास अटेंड करने के लिए। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज मैं अभी वाइंड अप करके फिर से क्लास स्टार्ट करूंगी 12:30 में। कोई क्वेश्चन, कुछ इंक्वायरी, कुछ बताना है? ओके मैम, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं 12:30 में। तब तक के लिए बाय बाय।